हो गया अब तो सभी का? डालो हेडिंग, ड्रैगोस रूल। ये बॉन्ड एंगल के टॉपिक के अंदर ही एक सब हेडिंग है, यू मान के चलिएगा। ड्रैगोस रूल, पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर, ड्रैगोस रूल के अंदर पहले पॉइंट लिख लो, फिर उसके बाद बात करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या होता है ड्रैगोस रूल। फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू ड्रैगो, elements of third period and onwards, according to Drago, elements of third period and onwards do not show hybridization. Elements of third period and onwards do not show hybridization if they are bonded with less electronegative element, less En atom, like if they are bonded with less En element like hydrogen, if they are bonded with less En element like hydrogen, if they are bonded with less En element like hydrogen. Example, pH3, H2S, H2Se, H2Se, pH3, H2S, H2Se, ASH3, ये सब बोर्ड पे जो डब्बे में लिखे हुए हैं, एक्सेट्रा दो चार लिख लो इसमें से और एक्सेट्रा कर दो उसको। सेकंड पॉइंट नोट का ही इसी का, सॉरी ड्रैगो रूल के अंदर सेकंड पॉइंट, this rule is only applicable when at least one lone pair is present on central atom. When at least one lone pair is present on central atom. ठीक है, देखो अब सुनो ध्यान से, अब 5-7 मिनट बिल्कुल पेन वेन छोड़ दो और समझो चीजों को क्या है। ड्रैगो रूल जो है वो ये बोलता है, ड्रैगो जो साइंटिस्ट था, इसने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को खोज निकाला था जिसके अंदर हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, मतलब टोटल मिला के 4 हो गए तो हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा, या 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर को मिला के अपन बोलते हैं 4, हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा, वगैरह वगैरह, है ना। ऐसे इसने कुछ मॉलिक्यूल्स को खोज निकाला जिनके अंदर हाइब्रिडेशन नहीं बोल सकते अपन। एक लोन पेयर प्रेजेंट है, 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन हाइब्रिडेशन sp3 नहीं बोलेंगे। 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन हाइब्रिडेशन sp3 नहीं बोलेंगे। कोई हाइब्रिडेशन बोलेंगे ही नहीं, वहां हाइब्रिडेशन है ही नहीं। तो अब पहले बेसिक थोड़ी अपन का डिस्कस करते हैं हाइब्रिडेशन को। हालांकि मैंने हाइब्रिडेशन पढ़ा दिया आपको, है ना, अच्छे से डिटेल में पढ़ा है अपन ने ऑनलाइन के अंदर, लेकिन वही वाली बात है, ऑनलाइन बोल दिया, आधों के तो वैसे ही उड़ गए होंगे, है ना, याद ही नहीं आ रहा होगा क्या पढ़ा है। बहुत ने अटेंड ही नहीं करी क्लास, किसने करी है, तो बाकी नहीं करी ना, इसका मतलब तो पहले हाथ कर देना ऊंचा। किसने करी है बताओ ईमानदारी से, हाइब्रिडेशन वाली क्लास? हाँ, बाकी नहीं करी ना। चलो देखो ध्यान से बताओ, हाइब्रिडेशन जब क्लास अटेंड करी थी तो मैंने हाइब्रिडेशन समझाया था किस मॉलिक्यूल से? CH4। कौन से मॉलिक्यूल समझाया था? CH4 मॉलिक्यूल समझाया था। मैं थोड़ा हाइब्रिडेशन को पहले रिवाइज कर रहा हूं यहां पर, उसके बाद अपन ड्रैगो रूल पे स्विच करेंगे। ध्यान रखना, अभी ड्रैगो रूल की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हाइब्रिडेशन को बेसिक थ्योरी बता रहा हूं थोड़ी सी। 5 मिनट का हाइब्रिडेशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद में ड्रैगो समझना आसान हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैं बोलता हूं बेटा, जैसे CH4 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है, ये CH4 मॉलिक्यूल है, बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन है? एटॉमिक नंबर कितना है? 6। आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा हीलियम, हीलियम के बाद लिखा आपने 2s2, इसको लिखा आपने 2p2। 2s2 कितने इलेक्ट्रॉन?
2, 2p2 के कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसको एक्साइड करवा के मैंने यहां भेज दिया, कितने अनपेड हो गए? 4। ये 4 हाइड्रोजन आए, अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन के पास में कौन सा ऑर्बिटल होता है? 1s1। ये 1s1 वाला एक इलेक्ट्रॉन जो इसका अनपेड है, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन लेकर के आए और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया शेयरिंग करके। क्या कर लिया? शेयरिंग करके, है ना। बताओ, एक बॉन्ड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है, कितने बॉन्ड बने अभी? 4। किस किस के बीच में? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। मैं कहता हूं इन 4 बॉन्ड्स के अंदर अगर आप देखो तो एक बॉन्ड तो ऐसा है जो कार्बन का भी S और हाइड्रोजन का भी S ओवरलैप से बना हुआ है। बोलो सही है? तो एक बॉन्ड कौन सा है बेटा? जो SS ओवरलैप से बना। किससे बना हुआ है? S और S ओवरलैप से बना हुआ है। और 3 बॉन्ड ऐसे हैं जो S और P, S और P, S और P से मिलकर बने हुए हैं। तो 3 बॉन्ड कौन से हैं? SP ओवरलैप बने हुए। कौन से हैं 3 बॉन्ड? SP ओवरलैप से हैं। मैं कहता हूं अगर हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग 4 बॉन्ड बन रहे हैं। 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड SS ओवरलैप, 3 बॉन्ड SP ओवरलैप है। इसका मतलब यह है कि ये 3 बॉन्ड जो SP ओवरलैप वाले हैं, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ SS वाले से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों S हैं जो नॉन डायरेक्शनल है, और यहां पर एक तो S है नॉन डायरेक्शनल और एक P है जो कि डायरेक्शनल नेचर रखता है। बात समझ में आ रही है क्या? तो 3 की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, एक की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, है ना, हमारे अकॉर्डिंग। दूसरी बात, ये जो बॉन्ड यहां बने हैं, इनके बीच में एंगल कितना होगा? मैं कहता हूं एंगल होना चाहिए इनके बीच में 90 डिग्री के आसपास का। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ में जो बॉन्ड बने हैं, बताओ ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है इसका? 2px। कौन सा ऑर्बिटल है? 2p। ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है? 2py। और ये कौन सा है? 2pz। px, py, pz एक दूसरे से किस पे होते हैं? परपेंडिकुलर। एक दूसरे किस पे होते हैं? परपेंडिकुलर। मतलब मान लो कार्बन का एक 2px ऑर्बिटल ऐसा होगा, एक 2py ऑर्बिटल ऐसा होगा, और एक 2pz ऑर्बिटल ऐसा होगा। भाई एक ऐसा तो एक ऐसा होगा ना, बोर्ड के अंदर बाहर समझ सकते हो। ठीक है? तीनों कितने एंगल पे हैं? 90 पे। तीनों में क्या पड़ा हुआ है? तीनों में क्या पड़ा हुआ है? अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। एक इसमें भी पड़ा हुआ है ना। हाइड्रोजन का एक ऐसा आया, बॉन्ड बना लिया। एक ऐसा आया, बॉन्ड बना लिया। एक ऐसा आया, हाइड्रोजन का बॉन्ड बना लिया। तीनों कितने पे थे? 90 पे। तो बॉन्ड भी कितने पे बने? 90 पे बने। तो हमारे अकॉर्डिंग 3 बॉन्ड एंगल कितने होनी चाहिए? 90 डिग्री की होनी चाहिए। 3 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री की होनी चाहिए। हाँ सर, बॉन्ड तो 4 बन रहे हैं, 3 क्यों 90 डिग्री होनी चाहिए? क्योंकि एक बॉन्ड एंगल हमें नहीं पता क्या बनेगा, अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि SS ओवरलैप से बना है ना, और S और S दोनों स्फेरिकल हैं, और 2 स्फेरिकल बॉल्स के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो हम कैसे बता सकते हैं बॉन्ड एंगल क्या निकलेगा, है ना। वहां पे ओवरलैपिंग पता नहीं है हमें क्या हो रही है, मतलब बॉन्ड क्या बनेगा ये नहीं पता है। हमारे अकॉर्डिंग 3 बॉन्ड एंगल 90 के आसपास से होना चाहिए। हो गया बेटा, है ना। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये था। अब जब रियल में CH4 मॉलिक्यूल को स्टडी किया गया, रियल में CH4 मॉलिक्यूल को स्टडी किया गया, तो देखा गया कि CH4 मॉलिक्यूल निकला ऐसा। कैसा? ऐसा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, जिसमें सारे एंगल क्या थे? 109 डिग्री 28 मिनट के थे सारे एंगल। एक भी एंगल 90 डिग्री का था ही नहीं, जो हम सोच रहे थे हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं था। और इवन सारी बॉन्ड से सेम थी, जबकि हमारे अकॉर्डिंग 3 बॉन्ड तो SP वाले होने चाहिए, एक बॉन्ड SS वाला होना चाहिए, 3 की स्ट्रेंथ एक से ज्यादा होनी चाहिए। आई बात समझ में? लेकिन सारी बॉन्ड से सेम थी, सारी बॉन्ड लेंथ सेम थी, सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के थे और सेम थे, एक भी 90 डिग्री का नहीं आया। तो इस चीज को समझाने के लिए, इस ऑब्जर्व्ड ज्योमेट्री को समझाने के लिए नई कॉन्सेप्ट थ्योरी क्या दी गई थी? हाइब्रिडेशन। उसने क्या समझाया? हाइब्रिडेशन ने बोला एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, पूरी कल्पना पे आधारित है, कोई रियल एग्जिस्टेंस हाइब्रिडेशन का आज तक नहीं दिखा गया है, सिर्फ हवा में बात करी है पूरी। लेकिन वो इतनी बढ़िया थ्योरी है, हवा में ही पूरी थ्योरी दी है, और सारे मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर दिया, उनकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर दिया, उनके बॉन्ड एंगल 109 कैसे पहुंच गए 90 से वो एक्सप्लेन कर दिया, सारी बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम कैसे हो गई, जबकि हमारे अकॉर्डिंग 3 अलग एक अलग होनी चाहिए थी, वो भी एक्सप्लेन कर दिया। कैसे किया वो समझो। करें स्टार्ट। हाइब्रिडेशन थ्योरी ये बोलती है कि कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने जाता है, कोई भी सेंट्रल एटम जब साइड एटम के साथ बॉन्ड बनाने जाता है, तो डायरेक्टली बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, वो पहले अपनी कुछ तैयारियां करता है। वो क्या करता है? तैयारियां करता है। तो वो जब जैसे हाइड्रोजन आया सेंट्रल एटम कार्बन के पास में, तो हाइड्रोजन को उसने दूर से रोक दिया, रुक जा, बॉन्ड बनाना चाहता है, यस, तैयारियां करने दे, तैयारी करने दे, बॉन्ड कुछ ऐसा बनाएंगे, इतना बढ़िया बॉन्ड बनाएंगे कि दुनिया देखेगी, और पहले तैयारी तो करनी पड़ेगी, है ना। बिना तैयारी के बॉन्ड बनाने की टूट जाएगा, वीक बनेगा, है ना। तो वो तैयारियां जो है, वो तैयारियों का नाम ही क्या है? हाइब्रिडेशन है। तो कार्बन ने क्या करा? इसको रोक दिया, बोले बॉन्ड बनाना चाहता है, रुक जा, तैयारियां करने दे। अब तैयारियां क्या हो रही है? इसने क्या करा? अपने इस 2s वाले ऑर्बिटल को इन तीनों 2p वाले ऑर्बिटल के साथ मिक्स करवा दिया। एक 2s 3 2p मिक्स हो गए। कितने मिक्स हुए टोटल मिला के? 4। एक तो S और 3 p, कितने मिक्स हुए? 4 मिक्स हुए। जब 4 मिक्स हुए तो हाइब्रिडेशन थ्योरी ये बोलती है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल सेंट्रल एटम
अपने मिक्स करवाता है उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल्स में उनको चेंज कर देता है। और नए ऑर्बिटल्स का जो शेप है, एनर्जी है, उनकी जो ज्योमेट्री वगैरह जो भी है, सब कुछ सेम रहता है। शेप सेम रहता है, साइज सेम रहता है, एनर्जी सेम रहती है, स्ट्रेंथ सेम रहती है, सब कुछ सेम रहता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो एस तो ऐसा था और पी जो था वो डंबल शेप का था। तो डंबल शेप का है, अलग डिफरेंट शेप है। एस का स्फेरिकल अलग डिफरेंट शेप है। तो डिफरेंट शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करवा दिए जाते हैं ताकि उनको एक नए शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट किया जा सके, जिनका शेप बिल्कुल सेम रहता है, एनर्जी बिल्कुल सेम रहती है और उनकी बॉन्ड, उनकी जो पूरे ओवरऑल ज्योमेट्री है वो बिल्कुल सेम रहती है। तो वो कितने बने? एक एस और 3 पी मिक्स हुए। कितने मिक्स हुए टोटल? 4। तो इसने क्या करा? चारों को मिक्स करवाया और 4 नए ऑर्बिटल बनाए कुछ इस शेप के, जिसमें एक लोब बड़ी होती है और एक लोब छोटी होती है। इसको नाम दिया sp3। क्या नाम दिया? sp3। हर एक ऑर्बिटल का नाम यहां पे sp3 था। क्यों? क्योंकि एक s और 3 p के मिक्स होने से बना था। इतना क्लियर हुआ है ना? 4 sp3 बने। अभी तो कार्बन जो तैयारी कर रहा है उसका एक पार्ट पूरा हुआ है। उसने क्या करा? पहले मिक्सिंग करवा दी। सर ये मिक्सिंग क्यों करवा रहा है? क्योंकि वो बॉन्ड बनाने जा रहा था ना। तो बॉन्ड जब बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो किससे बनता है? ओवरलैपिंग से। किससे बनता है? और ओवरलैपिंग का एरिया जितना ज्यादा हो, एक्सटेंट जितना ज्यादा हो, उतना बॉन्ड की स्ट्रेंथ। तो उसने कहा मैं अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स करवा गए कुछ ऐसे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट कर देता हूं, जिसमें एक लोब को मैं बड़ा कर दूंगा, एक लोब को छोटा कर दूंगा और बड़े लोब से मैं बॉन्ड बनवा लूंगा ताकि एरिया ऑफ ओवरलैप ज्यादा मिल जाए। और एरिया ऑफ ओवरलैप ज्यादा मिलेगा तो बनने वाला बॉन्ड अपने आप स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्टेबल बनेगा, ताकि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री स्टेबल बने। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एक काम तो पूरा हो गया। दूसरा, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री 2 कारणों से स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होती है बेटा। एक तो बॉन्ड मजबूत हो, दूसरा उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स कौन से? लोन पेयर के हो या बॉन्ड पेयर के हो, उनके बीच में रिपल्शंस की मात्रा मिनिमम होनी चाहिए। उनके बीच में रिपल्शंस मिनिमम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर्स जितने भी प्रेजेंट हैं उनमें रिपल्शंस कम से कम हो और सारे बॉन्ड मजबूत हो। तो ओवरऑल ज्योमेट्री को अपन क्या मानते हैं? मजबूत मानते हैं, स्टेबल मानते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाने का काम तो उसने कर दिया। क्या? एक लोब बड़ी कर दी, एक लोब बड़ी कर दी, ताकि बड़ी लोब से वो बॉन्ड बनवा लेगा। आई बात समझ? आई बात समझ में? अब बात करते हैं कि रिपल्शंस कैसे मिनिमाइज करेगा। तो उसने बोला कि जब ये 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए थे और 4 नए HOs में हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हुए थे, तो इनके अंदर ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई थी, इन इलेक्ट्रॉन्स की मिक्सिंग नहीं हुई थी। ये इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी हैं, किसमें आ गए? बस वो एटॉमिक ऑर्बिटल से किसमें? हाइब्रिड में आ गए। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मिक्सिंग नहीं होती है हाइब्रिडेशन में। किसकी मिक्सिंग होती है? ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। ये बात समझ में आई है ना? ये 4 HO बने हैं। अब ये 4 HO बना लिए, अब काम है मिनिमाइज करने का रिपल्शन को। किसको? रिपल्शन को। रिपल्शन कब मिनिमाइज हो सकता है? जब बॉन्ड मैक्सिमम एंगल पर हो या मिनिमम एंगल पर हो। मैक्सिमम, जितना दूर बॉन्ड होंगे एक दूसरे से, मैक्सिमम एंगल पे होंगे, उतना उनके बीच में आने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्शन कम होगा। तो कार्बन ने बोला पहले ये तैयारी हो गई मेरी, पहला पार्ट हो गया। अब कार्बन जब इसको बना चुका है, सेंट्रल एटम जब इसको बना चुका है, तो ये ऑटोमेटिकली सेंट्रल एटम के पास में जाकर के कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनके बीच में रिपल्शंस मिनिमम हो जाए, एंगल मैक्सिमम हो जाए। और 4 के बीच में 2 पॉसिबिलिटी है एंगल मैक्सिमम करने की। एक पॉसिबिलिटी है कि ये जाकर के एक दूसरे से 90 पे अरेंज हो जाए, और एक पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरे से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 109 पे अरेंज हो जाए। बताओ 90 डिग्री एंगल ज्यादा है या 109 ज्यादा है? 109 ज्यादा है। तो फिर ये किस में जाना पसंद करेंगे? 109 में जाना पसंद करेंगे। इसलिए ये चारों ऑर्बिटल जो हैं वो जाते हैं और जाकर के कार्बन के आसपास गए। ये कार्बन रहा, एक आया हाइब्रिड यहां पर, एक आया यहां पर, एक आया यहां पर, एक आया यहां पर। ये चारों ऑर्बिटल अपने आप को 109 डिग्री 28 मिनट पे अरेंज कर लेते हैं, जिनमें चारों में क्या पड़ा हुआ है? एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। और चारों का नाम क्या था? sp3 इसका भी, sp3 इसका भी, sp3 इसका भी, sp3। बोलो बात समझ में आई? इतना काम हो गया। अब कार्बन जो सेंट्रल एटम था उसकी तैयारियां पूरी हो गई। अब वो चीख चीख के बुला रहा है हाइड्रोजन को, आ जाओ बॉन्ड बनाएंगे। ऐसा बनाएंगे देखेगी दुनिया, पकड़ के बिल्कुल ढंग से। बॉन्ड टूटना नहीं चाहिए ना, वैसा है। तो अब जो है इसने बोला रुके हुए जो इनको हाइड्रोजन को रोक रखा था उसको बोल दे आ जाओ बॉन्ड बनाते हैं। अब आया हाइड्रोजन, कौन सा ऑर्बिटल लेकर के? 1s, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। ये आया हाइड्रोजन, एक ऑर्बिटल और आया इलेक्ट्रॉन 1s वाला, यहां पर हाइड्रोजन का शेयर कर लिया। ये तीसरा 1s वाला इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, चौथा 1s वाला इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? बॉन्ड। कितने? चारों बॉन्ड बन गए। ये वाला ओवरलैप कौन सा है? sp3 वाला ऑर्बिटल है। किससे ओवरलैप किया? s से। तो ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी? sp3 s, ये भी sp3 s, ये भी sp3 s, ये भी sp3 s, ओवरलैपिंग कहलाएगी। बात समझ में आई इतनी? हाँ, चारों ओवरलैपिंग डिफरेंट है कि सेम है? सेम है। चारों ओवरलैपिंग सेम है तो सारे बॉन्ड स्ट्रेंथ
सारे बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम रहेंगे, जो कि हमारे अकॉर्डिंग अलग अलग होनी चाहिए थी। 3 बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग होनी चाहिए थी और एक अलग होनी चाहिए थी, लेकिन सारी सेम आ रही थी ऑब्जर्व ज्योमेट्री में, है ना। ऑब्जर्व ज्योमेट्री में सारी सेम आ रही थी, तो हाइब्रिडेशन ने इस तरह से प्रूव किया उसको कि एक्चुअल में सेम कैसे हो गई होगी, क्योंकि सारी ओवरलैपिंग sp3 s2 ओवरलैपिंग हो गई। एक तो ये तरीका समझ में आया। दूसरा, हमारे अकॉर्डिंग एंगल कितना आना चाहिए था बिफोर मिक्सिंग 90, बट आफ्टर मिक्सिंग एंगल कितना हो गया, जो कि रियल में ऑब्जर्व ज्योमेट्री में था कि नहीं था। तो उसको प्रूव कर दिया उसने कि सारे बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम हुए तो क्यों हुए, सारे बॉन्ड एंगल 109 पे पहुंचे तो क्यों पहुंचे, इस तरह से पहुंचे। ये था हाइब्रिडेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या था? ये हाइब्रिडेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई बात समझ में? बिफोर मिक्सिंग एंगल कितना, आफ्टर मिक्सिंग एंगल कितना, हाँ ऐसा कुछ है। अब आते हैं अपन ड्रैगो रूल पे। किस पे आते हैं? ड्रैगो पे। पर ड्रैगो पे आने से पहले एक बात और बता दूं, ये जो आपने यहाँ मिक्सिंग करवाई है ऑर्बिटल्स की, बताओ ये ऑर्बिटल जो मिक्स हुए हैं इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए या फिर अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए, वही मिक्स हो पाते हैं। ज्यादा एनर्जी गैप वाले ऑर्बिटल मिक्स नहीं हो पाते हैं। अब आते हैं अपन ड्रैगो रूल पे। ये सारी बातें आप दिमाग में छाप लो बिल्कुल, क्योंकि मैं थोड़ा सा हटाने वाला हूं, उसको समझाना है मुझे ड्रैगो रूल। यहाँ पे पढ़े आगे, है ना। देखो ड्रैगो रूल क्या बोलता है, देखो ड्रैगो रूल ये बोलता है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे पता चला उसको इनमें हाइब्रिडेशन नहीं है? एंगल चेक करके। जब उसने pH3 मॉलिक्यूल में P और H के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं उनके बीच में एंगल चेक किया तो निकला 93 से 94 डिग्री के आसपास का। यहां एंगल निकला 93 डिग्री का, यहां एंगल निकला 92 डिग्री का, यहां एंगल निकला 91 डिग्री का, यहां एंगल निकला 92 डिग्री के आसपास का, यहां 91 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री के आसपास का एंगल निकला। यहां हमें पता है कि एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, टोटल का मिला के हाइब्रिडेशन sp3 है। ज्योमेट्री क्या होती है? पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या है? बोलो ना, ज्योमेट्री पिरामिडल। एंगल कितना आता है? 160 डिग्री का। यहां पर 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा है, टोटल मिला के कितना हुआ? 4। 4 का हाइब्रिडेशन क्या? ज्योमेट्री क्या होती है? वी शेप। ज्योमेट्री क्या है? वी शेप। और एंगल कितना आता है? 104.5 डिग्री का आता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, 104.5 डिग्री का, है ना। याद ही कर लेना इसको, अमोनिया को और वाटर मॉलिक्यूल के एंगल को, तो बार बार काम आता है ना। ये रहा। पर जस्ट अमोनिया के नीचे आने वाला pH3, ASH3, HBH3, BIH3 में एंगल चेंज हो गया, 90 के आसपास आ गया। डिफरेंस अच्छा खासा, 107 से सीधा 93 का 10-12 डिग्री का एंगल आ गया 15 डिग्री के आसपास का एंगल आ गया। यहां पर देखो आप 104 से सीधा 92 डिग्री का 12 डिग्री के आसपास का एंगल आ गया। इतना एंगल में चेंज क्यों आया? उसने ये सोचा 90 डिग्री के पास में एंगल क्यों आ रहा है। तब जब 90 डिग्री के पास में एंगल निकला तब उसने यहां प्रेडिक्ट किया कि यहां शायद हाइब्रिडेशन नहीं हुआ है, क्योंकि अगर एक लोन पे 3 बॉन्ड पेयर, मतलब टोटल मिलाके कितने हुए? 4, और 4 ऑर्बिटल अगर मिक्स होते हैं तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनते हैं तो वो अपने आप को कितने पे अरेंज करते हैं? 109 पे, 109 107 के आसपास अरेंज करते हैं। तो एंगल कितना आना चाहिए? 109 107 के आसपास आना चाहिए, लेकिन यहां क्या एंगल आया? 90 के आसपास। 109 107 के आसपास नहीं आया। इसका मतलब यहां पे उन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई ही नहीं है। इसका मतलब यहां हाइब्रिडेशन नहीं है, क्योंकि मिक्सिंग नहीं होती है तभी हम कहते हैं कि एंगल कितना आता है बिफोर मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग तो एंगल कितना हो जाता है? 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास आता है। इसलिए इनमें जब एंगल 90 के आसपास आ रहा था तब उसने प्रेडिक्ट किया कि यहां पर शायद ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग हो ही नहीं रही है। अब बात यह आती है कि यहां मिक्सिंग क्यों नहीं हुई, यहां मिक्सिंग क्यों नहीं हुई, ऐसा क्या हुआ कि यहां मिक्सिंग नहीं हुई है, उस रीजन को समझने की कोशिश करना। करें स्टार्ट? अरे बोलो ना। हाँ चलो देखो, यहां पर एक एग्जांपल लिया, लेट्स सपोज मैंने यहां पे PCl3 मॉलिक्यूल का। बताओ PCl3 मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस पे एक लोन पेयर है कि नहीं है? एक लोन पे 3 बॉन्ड पे, टोटल मिला कितना हुआ? 4। 4 का हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा? sp3 हाइब्रिडेशन होगा। देखिए PCl3 की जगह अगर मैं PH3 ले लूं तो मैं यहां कह रहा हूं कि यहां कोई हाइब्रिडेशन है ही नहीं, नो हाइब्रिडेशन वाला केस है। ऐसा क्यों हो रहा है वो देखना आप यहां से। फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे आप? नियॉन के बाद में लिखोगे आप आउटरमोस्ट का 3s2 3p3। ये 3s2 के 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे ये रहे, और 3p3 के 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे ये रहे, 1 2 और 3। समझ में आ रहा है? सबको क्लियर हो रहा है ना? अच्छे कॉन्सेप्ट, ध्यान सुनिएगा। 3s2 वाला कॉन्सेप्ट, 3s2 वाला ये रहा ऑर्बिटल, 3p3 वाला ये रहा। ये 3s2 है और ये 3p3 है। मैंने इन दोनों को दूर बनाया है क्योंकि इनके बीच में एनर्जी का गैप ज्यादा है। डेल्टा ई गैप जो है यहां पर कैसा है बेटा? हाई। डेल्टा ई गैप क्या है? हाई है। ये डेल्टा ई गैप हाई क्यों है थर्ड पीरियड के एलिमेंट में? थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, जो भी एलिमेंट आते हैं थर्ड पीरियड के बाद में, इनमें ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इनका साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, जिसे अपन जेड इफेक्टिव बोलते हैं, इफेक्टिव अट्रैक्शन बोलते हैं, वो कम रहता है। अगर अट्रैक्शन कम रहता है तो ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से दूर रहते हैं, और दूर रहते तो एनर्जी गैप अपने आप उनके बीच में जाता रहता है, अपने आप एनर्जी गैप
ज्यादा रहता है, इसलिए इनके बीच में क्या है, एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा है। अब एनर्जी गैप ज्यादा है तो हाइब्रिडाइज करवाना मुश्किल है, क्योंकि हाइब्रिडेशन की पहली शर्त क्या है, अप्रोक्सीमेटली सेम या एग्जैक्टली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स ही मिक्स हो पाते हैं, लेकिन यहां एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण से इनकी मिक्सिंग नहीं हो पाई है। फिर सर पीसीएल3 में कैसे मिक्सिंग हो रही है, आप कह रहे हो पीएच3 में मिक्सिंग नहीं हो रही है, पीसीएल3 में क्यों हाइब्रिडेशन sp3 आ गया, यहां भी तो फास्फोरस है, यहां भी वही 3s2 वही 3p3 है, यहां पर क्यों मिक्सिंग हो गई है, क्योंकि उसका रीजन है फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ Cl। अगर सेंट्रल एटम फास्फोरस के साथ में जुड़ने वाला एटम साइड एटम मोर ईएन वाला होता है तो वहां पर मिक्सिंग कंसिडर की जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है वो समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखना इधर, करें स्टार्ट। देखो मैंने लिया सेंट्रल एटम को यहां पर, लेट सपोज, देखो ये लिया मैंने यहां पर, मान लीजिए आपके सामने कोई सेंट्रल एटम है ए, ये सेंट्रल एटम यहां पर है, और इसके साथ में कोई जुड़ा हुआ एक्स है जिसकी ईएन ज्यादा है, ये मान लो यहां पे साइड एटम है जिसकी ईएन क्या है, ज्यादा है, और इसकी ईएन जो है बेटा क्या है, कम है। अगर साइड एटम ऐसा है जिसकी ईएन ज्यादा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा अपनी तरफ, तो उस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, इस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने से इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है साइज छोटा होता जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो प्रोटॉन्स डोमिनेट कर रहे हैं, प्रोटॉन्स डोमिनेट कर रहे हैं मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, आई बात समझ में, इतना क्लियर, तो मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज आया, साइज छोटा हो गया, वो अपने आप कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ गया ना, तो उसने 3p को भी खींच के कॉन्ट्रैक्ट किया, डी को भी खींच के कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ चुका है, जेड इफेक्टिव बढ़ चुका है, तो अपने दूर पड़े 3p को खींच के पास बुला लिया, 3d को पास बुला लिया, पास बुलाने से क्या हुआ, एनर्जी का गैप कम हो गया, एनर्जी का गैप कम हो तो इनको अब हाइब्रिडाइज करवाना आसान हो गया, पॉसिबल हो गया, इसलिए पीसीएल हाइब्रिडेशन हो पा रहा है, क्योंकि सेंट्रल एटम फास्फोरस से जुड़ा हुआ Cl की ईएन ज्यादा है। लेकिन अगर फास्फोरस से जुड़ जाए हाइड्रोजन जिनकी ईएन बराबर है, जिनकी ईएन बराबर वाला या कम वाला नहीं चलेगा, क्योंकि बराबर वाला आया या कम वाला आया तो वो इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं कर पाएगा, इसका जेड इफेक्टिव नहीं बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव नहीं बढ़ेगा तो 3s 3p 3d दूर ही रहेंगे, पास नहीं आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ना, और पास नहीं आएंगे एनर्जी गैप कम नहीं होगा, एनर्जी गैप कम नहीं होगा तो हाइब्रिडाइज करवाना पॉसिबल नहीं है। यही रीजन है कि इनके अंदर हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन सब में लेस ईएन वाला एलिमेंट जुड़ा हुआ है जो कि इनके डी ऑर्बिटल्स को या पी ऑर्बिटल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा के पास लाने की हिम्मत नहीं रखता। आई बात समझ में, सबको क्लियर हो गया। अब एक डाउट यहां पर ये आता है कि सर नाइट्रोजन चलो पीएच3 में नहीं हो रहा है, आप बताओ NH3 में क्यों हो रहा है, फिर इसमें क्यों हाइब्रिडेशन बोल रहे हैं अपन, यहां भी तो H लेस ईएन वाला है, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है, कौन सी पीरियड का है, हाँ सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, पहले से साइज इतना छोटा है कि इसके 2s और 2p में पहले से एनर्जी गैप काफी कम है, उनको मिक्स करवाने में कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, उसमें कोई मोर ईएन या लेस ईएन वाला एलिमेंट की जरूरत नहीं है, वहां आराम से मिक्सिंग हो सकती है, इसलिए वहां पर हाइब्रिडेशन होता है। आई बात समझ में, ये पूरा था ड्रैगो रूल, क्या था ये पूरा ड्रैगो रूल। हाइब्रिडेशन जो पीएच3 का है, अपन बोलते हैं पीएच3 में कोई हाइब्रिडेशन नहीं है ना, पीएच3 में कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता है, पर एनसीईआरटी पीएच3 में हाइब्रिडेशन मानती है sp3। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए हाइब्रिडेशन ऑफ पीएच3 इज, क्वेश्चन ऐसा आ गया कि बताओ पीएच3 का हाइब्रिडेशन क्या है, और एक ऑप्शन उसमें sp3 भी आ रहा है, तो फिर आप क्या टिक करोगे, sp3 टिक करके चलो। अगर ऐसा ऑप्शन है जैसे मान लो sp, sp2, sp3d और एक ऑप्शन है नन, तो फिर आंसर क्या जाएगा, नन। जब sp3 ऑप्शन में नहीं है, नन है, तो फिर आंसर नन जाएगा। अगर sp3 ऑप्शन में है तो sp3 को आंसर देके चलना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ध्यान रखोगे इस चीज को। ये था पूरा क्या ड्रैगो रूल, इसके बाद के फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, पहले आप क्या करोगे, कुछ लिख चुके हो पॉइंट्स, दो दो पॉइंट लिखवा दिया ना उसमें, हाँ वो पूरा डब्बे वाला पार्ट अब लिखना स्टार्ट करो आप, मैं ये पूरा यहां से लिखना स्टार्ट करो। क्या ए और बी पॉइंट्स ही तो है, ये दो पॉइंट्स लिखवा दिए मैंने, अब यहां से लिखना स्टार्ट करो। ऑनलाइन वालों क्लियर है बेटा, आगे समझ में, यस सर, ऑल क्लियर, चलो।
हाँ लिख लो बेटा, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, बोर्ड पे सब लिखना है। H2SC के नीचे लिखा हुआ है H2TE। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है ऐसा भैया? अब इसमें दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएंगे, sp3 और नन, है ना। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ sp3 भी आ जाए नन भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना। फिर क्या टिक करेंगे, तो दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, है ना। मतलब उसको क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, ऐसा थोड़ी देगा कि मुझे पे दाव दे के बैठा है कि सॉल्व करके बताओ। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए आता है, मतलब ऑप्शन एक ना एक वैलिड होगा।
हो गया। नेक्स्ट फैक्टर, नहीं नहीं, ड्रैगो रूल तो इतना ही है, फैक्टर तो बॉन्ड एंगल के ही चल रहे हैं, बॉन्ड एंगल के ही 3 फैक्टर हो गए ना, नहीं नहीं 3 हो गए होंगे ना, 2 हुए हैं शायद, लोन पे रिपल्शन वाला और हाइब्रिडेशन वाला, 2 हुए ना, हाँ 2 हुए, सॉरी 3 नहीं हुए, 2 हुए। तीसरा फैक्टर डालो, हटा दो इसको पूरा आप। देखो थर्ड फैक्टर, following repulsion order, following repulsion order also affects the bond angle, following repulsion order also affects the bond angle। अब repulsion order क्या है वो देखना है यहां पर आप, बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है अगर मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन हो, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन हो तो थोड़ा बॉन्ड एंगल कम दिखा जाता है, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन, और सिंगल बॉन्ड रिपल्शन में बॉन्ड एंगल सबसे कम मिलता है। ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर निकल के आता है तीनों के अंदर, बॉन्ड एंगल मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन सबसे ज्यादा, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन कम, सिंगल बॉन्ड रिपल्शन का और कम बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, देखो ध्यान से, बड़े हाँ चलो देखो, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ Cl2O, एक मॉलिक्यूल दिया गया आपको, यहाँ पर Cl2O मॉलिक्यूल दिया है, एक मॉलिक्यूल आपको ClO2 दिया है नेगेटिव के साथ में, और एक आपको ClO2 दिया है, बस कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है ना। तीनों का पहला काम क्या, स्ट्रक्चर बनाना, पहला काम क्या है, स्ट्रक्चर बनाना, बनाना स्ट्रक्चर। ये रहा, देखो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ Cl है, यहाँ पर Cl है, एक लोन पेड यहाँ पर है, एक लोन पेड यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, बताओ कितने नेगेटिव है, एक नेगेटिव है तो एक तो O नेगेटिव बना दो, बाकी कितने ऑक्सीजन बचे, एक, तो वो उसको कैसे जोड़ दोगे, डबल बॉन्ड से। यहाँ क्या आ जाएगा, लोन पेयर, यहाँ क्या आ जाएगा, लोन पेयर, क्योंकि Cl के आटोमोस में 7 होते हैं, 7 में से 3 बॉन्ड बनाने में काम आ गए, 4 बचे, मतलब 2 लोन पेयर। ClO2 के स्ट्रक्चर की बात करें, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, बोलो सही है। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन काम आ गए आटोमोस में, 7 में से 4 बचे, कितने 3 में से 3 में एक तो मैंने लोन पेयर दिखा दिया, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दूं क्या, अच्छा लगेगा ये ऐसे, तो फिर क्या करें, इसका बॉन्ड में चला जाए। याद आ रहा है कुछ आपने ऑनलाइन में पढ़ा हो, ऑनलाइन का तो कुछ याद ही नहीं आता अपने को। ये इलेक्ट्रॉन चल जाता है इस वाले बॉन्ड के इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जिसको बोलते हैं 3 सेंटर्ड बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 सेंटर्ड मतलब 2 सेंटर, 2 न्यूक्लियस, 2 एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या है ये, 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये ध्यान रखना, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहां बनता है। 3 एग्जांपल करवाए मैंने 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के आपको, एक तो ये ClO2, एक NO और एक O2 माने सुपर ऑक्साइड आयन, है ना। देखना प्रीवियस क्लासेस वाले देख लेना, है ना, बोलता तो मैं रोज ही हूं। चलो तो ये है यहाँ पे बना। अब मैं बोलता बड़ा, यहाँ पे रिपल्शन की बात करते हैं, एंगल कंपेरिजन करें। बताओ यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे दोनों बॉन्ड कौन से हैं, सिंगल, अरे सिग्मा तो है, सिंगल बॉन्ड है, कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर sp रिपल्शन, कौन सा रिपल्शन है, सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है। यहां पर अगर आप देखोगे तो बताओ कौन सा, सिंगल, डबल या दोनों, मतलब ये वाला मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन है या मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है, हाँ मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है। या इसको और बेटर अगर अपन कहें यहां पर, तो मैं कहता हूं पार्शियल डबल रिपल्शन है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस, अरे भाई रेजोनेंस होगा नहीं होगा, Cl के साथ में यहां पर एक O, यहां पर एक O, और यहां पर एक लोन पेयर ये, और ये लोन पेयर एक यहां पर बना हुआ है, और एक बॉन्ड है जो दोनों के बीच में डीलोकलाइज कर रहा है। अरे बोलो ना, यहां करेगा और यहां करेगा, ये माइनस चार्ज मैंने ऊपर लिख दिया, हाइब्रिड बनेगा इस तरह का। बताओ पार्शियल डबल रिपल्शन, तो कौन सा रिपल्शन हुआ यहाँ पे, पीडी। कौन सा रिपल्शन है ये, पीडी रिपल्शन। पीडी मत भूल जाना, बाद में क्या है, पार्शियल डबल, ये भी ध्यान रखना, तुम सोचो ये नया कुछ होगा। पीडी मतलब पार्शियल डबल रिपल्शन। आगे बात करते हैं, यहां देखो, यहाँ दोनों बॉन्ड कौन से हैं,
डबल, एक तरह से दोनों बॉन्ड मतलब डबल डबल है, तो मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन। कौन सा ये मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन है? बताओ सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ होगा, फर्स्ट या लास्ट? लास्ट वाले में। मल्टीपल बॉन्ड में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल भी सबसे ज्यादा आएगा भाई। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन, बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा। जितने कम इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन, उतना ही बॉन्ड एंगल कम। तो मतलब इन तीनों में अगर मैं बॉन्ड एंगल कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम किसका? फर्स्ट वाले का, बोलो ना। उसके बाद में ClO2 माइनस का सेकंड नंबर पे, उसके बाद में ClO2 का थर्ड नंबर पे। ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है, एम्स का पूछा हुआ है और इजी क्वेश्चन था। बस ये अगर एक ऑर्डर क्लियर था तो ये आंसर आ जाता है। आई बात समझ में? सभी को क्लियर है ना? अब एक फैक्टर और देखो यहां पर, ये हटा दो पूरा, जब तक छापो लिख लिया करो बीच बीच में जैसे टाइम मिले थोड़ा सा। चलो लिख लिया बहुत सारा, आ जाओ। देखो फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं हम यहां पर। फोर्थ फैक्टर जो है क्या बोलता है, देखो ध्यान से। फोर्थ फैक्टर है जो En से रिलेटेड है, En ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की जो En है उस पर डिपेंड करता है फोर्थ फैक्टर। यहां पर मैं कहता हूं बेटा बॉन्ड एंगल की जो डिपेंडेंसी आती है, बॉन्ड एंगल की जो डिपेंडेंसी आती है वो सेंट्रल एटम की En से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेंट्रल एटम की En से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा सेंट्रल एटम की En होगी उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। देखो यहां पर कैसे होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहां पर, लेट्स सपोज आप ले लें वाटर मॉलिक्यूल ले लें यहां पर, एक लोन पर है, दो लोन पर, ये दो लोन पर हो गए, और एक मैंने लिया यहां पर H2S, ठीक है, एक लोन पर यहां, एक लोन पर यहां, ठीक है बेटा, ये रहा, ये ले लिया आपने यहां पर। अब इन दोनों के अंदर अगर अपन देखें तो मैं बोलता हूं यहां पर ओ भाई लोन पेयर दोनों में सेम है, साइड एटम दोनों में सेम है, बॉन्ड्स दोनों में सेम है, बस चेंज क्या है, सेंटर एटम वेरी कर रहा है। और सेंटर एटम यहां कौन है, ऑक्सीजन, यहां कौन है, दोनों में En ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की En सल्फर से ज्यादा है। अब मैं कहता हूं ऑक्सीजन की En हाइड्रोजन से भी ज्यादा है, इसकी En 3.5 होती है ऑक्सीजन की और इसकी 2.1 होती है। डिफरेंस इज व्हाट, 1.4 का डिफरेंस है। कितना है, 1.4 का, अच्छा खासा डिफरेंस माना जाता है En में। तो ये अपनी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, यहां। इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, यहां आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स यहां। यहां पर सल्फर और हाइड्रोजन में सल्फर की En ज्यादा है 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1 है। दोनों में En का डिफरेंस कम है, 0.4 का डिफरेंस है। 1.4 की कंपैरिजन में 0.4 कम है। इसका मतलब यह है इलेक्ट्रॉन्स तो ये भी खींचेगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है थोड़े दूर रहेंगे, जबकि ऑक्सीजन के केस में तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास आ जाएंगे। अब बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर बहुत पास आ गए तो उनके बीच में रिपल्शन, अगर यहां रिपल्शन देखा जाए तो यहां वाले में रिपल्शन ज्यादा होगा और यहां वाले में रिपल्शन, जहां रिपल्शन ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल अपने आप ज्यादा होगा। इसलिए देखा भी जाता है यहां 104.5 डिग्री का एंगल, याद है आपको, और यहाँ एंगल कितना था, 92 डिग्री का, 92 डिग्री का एंगल, 92 डिग्री का आता है। वैसे भी इसमें हाइब्रिडेशन नहीं था, वैसे भी एंगल 90 के आसपास होना चाहिए था, ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। तो जहां सेंटर एटम की ज्यादा वहां एंगल भी ज्यादा, तो सेंटर एटम की ज्यादा तो एंगल अपने आप ही ज्यादा है। चाहो तो आप एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल लिया अपने, बहुत सारे एग्जाम्पल अपने लिखे थे, यहाँ लिखता हूं मैं इसको, है ना। जैसे अपने एग्जाम्पल देखे थे, सुस्त मत हो बिल्कुल, तुम सोचो कि इधर टाइम हो गया तो ऐसे सुस्त पड़ जाओ, सर को दया आ जाएगी और छोड़ देंगे, नहीं। तुम्हारा पहला साल है, मेरे तो 10 साल हो गए, मुझे दया आना बंद हो गई अब। आप बिल्कुल इमोशनलेस हो चुके हैं, बस अब कोर्स पढ़ाना है, बस पूरी चीजें कवर करनी है। जल्दी छोड़ने के चक्कर में क्या होता है, टाइम पे छोड़ने के चक्कर में चीजें काटनी पड़ती है। अब वो तुम नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता, है ना। 20-25 मिनट तैयार रहा करो हमेशा। हाँ, सुबह वाले बॉयज बैच को मैंने 12:30 की जगह 1:10 पे छोड़ा है आज। हाँ, पहला ही था, उनकी क्लास ही पहली थी आज, मजा आ गया उनको। तुम भी ये मान के चलो, आधा घंटा तो मिनिमम मान के चला करो, है ना। इस चीज की आदत ही डाल दो। ऑफलाइन में आया हो ना, तो ऑफलाइन की कुछ तो मतलब फायदे ही हैं, तो नुकसान तो क्या बोल सकते हैं इसको। देखो इधर फायदा ये पढ़ने को मिल रहा है। देखो बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करें अपन यहाँ पर, जैसे आपने एग्जांपल लिया H2O का, H2S का, H2Se का और H2T का। बताओ थोड़ी देर पहले आपने बॉन्ड एंगल देखे थे इनके बीच में, याद है आपको। इसका एंगल कितना था, 104.5 डिग्री। इसका कितना एंगल था, 93 डिग्री के आसपास, सॉरी 92 डिग्री के आसपास का एंगल था, या 91 डिग्री था, या 90 डिग्री के आसपास का था। क्या यहाँ से यहाँ आने पर En कम हो रही है, सेंटर एटम की कम हो रही है, ऊपर से जाने पर सेंटर एटम की En कम होती है, तो एंगल भी कम हो रहा है। इसी प्रकार से अगर देखें यहाँ पे, जैसे अमोनिया है, अमोनिया, PH3, ASH3 और HBH3 की बात करें, इनमें देखें यहाँ एंगल कितना था, 160 डिग्री, और यहाँ एंगल कितना था, 93 डिग्री के आसपास, यहाँ 92, यहाँ 91 डिग्री। तो इन सभी एग्जांपल्स में ऊपर से नहीं जाने पर En ऑफ सेंट्रल एटम जो है क्या हो रही है, कम हो रही है। En सेंट्रल एटम की कम हो रही है, तो बॉन्ड एंगल भी
कम हो रहा है, बॉन्ड एंगल भी कम हो रहा है, बॉन्ड एंगल कम होते हुए जा रहा है, आपको दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, ये है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर इस फैक्टर से, ईएन ऑफ सेंटर वाले फैक्टर से। फटाफट पहले इसको उतारो। कुछ तो मुझे बहुत घूर घूर के देख रहे हैं आज, ये पता नहीं। तुम्हें लग रहा है मास्क में पता नहीं चल रहा होगा, मुझे सब पता चल जाता है। हम तो ऑनलाइन वाले हैं, हम रहम खाओ बेटा, तुम पे तो रहम बिल्कुल ही नहीं खाना है, तुम तो घर बैठे बैठे पढ़ रहे हो, बिस्तर पे बैठ के क्या रहम खाना, और क्या बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आराम से तो पढ़ रहे हैं, खाना वाना भी खा रहे होंगे। इनको देखो बेचारे को भूख लग रही है, अभी थोड़ी देर बाद चिल्लाने लग हो जाएगी। हो गया। हम्म। हटा दूं, ये तो हटा दूं पहला। डन। कौन सा फैक्टर था ये, फिफ्थ फोर्थ नंबर था ना। यहाँ एक दो चीजें मेंशन कर लेना आप यहाँ पर चाहो तो, इस जगह पर मोर रिपल्शन,
more repulsion between electron pairs. Bond angle increases. यहां लिख देना less repulsion between electron pairs, bond angle, less bond angle. जल्दी जल्दी करो अब। हो गया अब तो? वो नहीं हुआ अभी तक? सभी का हो गया ना? हटा दूं? बोलती नहीं हूं। सभी का हो गया? हटा दूं पूरा? देखो देखो नेक्स्ट फैक्टर साइड एडम से रिलेटेड है, ठीक है। ये फैक्टर आपको कब लगाना है? जब हाइब्रिडेशन सेम हो जाए, सेंटर एटम सेम हो जाए, लोन पेयर का नंबर सेम हो जाए और साइड एटम वेरी कर रहा हो, है ना। जो वेरी कर रहा है उसके हिसाब से आंसर देना है। पहले वाले में सेंटर एटम वाले में देखा जाए तो लोन पेयर सेम था, हाइब्रिडेशन सेम था, साइड एटम सेम थे, सिर्फ सेंटर एटम वेरी कर रहा था तो अपन सेंटर एटम के फैक्टर से आंसर दे रहे थे। अब सिर्फ साइड एटम वेरी कर रहा है, बाकी सब चीजें सेम है, साइड एटम के फैक्टर से आंसर देंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर साइज से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ईएन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल यहाँ पर साइड एटम की, ठीक है। एग्जांपल से क्लियर करते हैं। OF2 और Cl2 एग्जांपल आपने याद, ठीक है। अगर आप दोनों में देखें यहाँ पर ईएन और साइज दोनों फैक्टर एक साथ लेके चलते हैं। मैं बोलता हूं अभी साइज फैक्टर समझते हैं। दोनों का साइज छोटा है, देखो यहाँ पर F का साइज छोटा है और यहाँ साइड एटम कौन है? Cl, जिसका साइज बड़ा है तो रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड एंगल अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब मैं बोलता हूं इन दोनों के अंदर ईएन वाले फैक्टर को लेके चलते हैं। मैं बोलता हूं इस वाले में देखो, अब यहाँ पर कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ भी कौन है? ठीक है। यहाँ साथ में साइड एटम कौन है? F। और यहाँ कौन है? क्लोरीन। बताओ F की ईएन ज्यादा है O से। इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ आ गए। यहाँ कौन खींचेगा? O या Cl? O। अगर O खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे। बताओ रिपल्शन कहां ज्यादा होगा? सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में या फर्स्ट वालों के बीच में? सेकंड में। तो यहाँ रिपल्शन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में ज्यादा है, साथ में साइड एटम का साइज भी बड़ा है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा है तो ओवरऑल एंगल ज्यादा रहेगा, ओवरऑल एंगल बढ़ जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर दूर दूर हो गए तो इनके बीच में रिपल्शन भी कम है, साथ में F और F के बीच में रिपल्शन भी कम रहेगा। F और F के बीच में रिपल्शन भी कम रहेगा। अगर F और F के बीच में रिपल्शन कम रहेगा, साइज छोटा होने के कारण से, तो एंगल कम रहेगा। समझ में आ गया इतना? अब समझो ध्यान से, यहाँ पर कब कौन सा फैक्टर लगाना है। जैसे मैं बोलता हूं एग्जांपल के तौर पर, आपने ध्यान से देखना, आपको बॉन्ड एंगल पूछा है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछा है OF2, वाटर दिया है आपको यहाँ पर और Cl2 दिया है। इनके बीच में आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछा है, बताइए बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, लगाएं एक एक फैक्टर करके। बताओ, पहले ईएन वाले फैक्टर से आंसर देते हैं, ईएन से लगाते हैं। बताओ साइड एटम की ईएन ज्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल कम होता है, और साइज ज्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल
ज्यादा होता है। पहले ईएन फैक्टर से बताओ आंसर क्या आएगा। मैं बोलता हूं बेटा, अगर मैं यहां पे बोलता हूं बॉन्ड एंगल का ऑर्डर अगर देखा जाए तो एफ की ईएन सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल सबसे कम आएगा, और एच की ईएन सबसे कम है तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा आएगा। तो ऑर्डर ये आना चाहिए किस फैक्टर से? ईएन फैक्टर से। किस फैक्टर से? ईएन फैक्टर से। अगर आप देखोगे तो बाय ईएन फैक्टर ऑर्डर जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए, बाय ईएन फैक्टर ऑर्डर ये आना चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूं बाय साइज फैक्टर, देखिए हम यहां पे साइज फैक्टर से आंसर बताओ। साइज फैक्टर से बताओ, साइज से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली? डायरेक्टली। बताओ एच एफ और सीएल में किसका साइज सबसे बड़ा है? सीएल का। तो सीएल का साइज सबसे बड़ा है तो सीएल2 सबसे आगे आना चाहिए। उसके बाद में एफ का साइज है, उसके बाद में सबसे छोटा है वाटर H2। ये एंगल का ऑर्डर आना चाहिए। क्या दोनों ऑर्डर सेम आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं? अलग। तो कौन सा सही है, ईएन फैक्टर वाला या साइज फैक्टर वाला? मैं बोलता हूं बेटा दोनों ही सही नहीं है, ये भी गलत है वो भी गलत है, दोनों ही फैक्टर जो क्या है गलत। ये वाला फैक्टर भी लिख के काट देना, ये वाला फैक्टर भी लिख के काट देना। काटना इस तरह से कि दिखे पीछे क्या लिखा था, है ना। इतना बुरा भी मत काटना कि यही समझना है पीछे क्या लिखा था, प्यार से काटना उसको। दोनों फैक्टर गलत है, दोनों मतलब दोनों फैक्टर से आंसर गलत निकल के आ रहा है। आपको ये सोच के चलना है यहां पर कि ईएन फैक्टर कब लगाना है और साइज फैक्टर कब लगाना है। तो यहां एक नोट पॉइंट ये बोलता है कि जब भी आप साइड एटम वाले फैक्टर लगा रहे होंगे तो उसमें ईएन फैक्टर तब लगाओगे जब एफ साइड एटम के रूप में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बोला जाए बॉन्ड एंगल, यहां पे मैं कंपेयर कर रहा हूं OF2 में और पहले वाटर में, इन दोनों में कंपेयर किया। बताओ इन दोनों में कंपेयर करते वक्त क्या किसी का साइड एटम एफ है? अरे बोलो ना, इसमें साइड एटम एफ है क्या? है। तो अगर एफ साइड एटम के रूप में आ रहा है तो हमेशा लगाओगे ईएन फैक्टर। क्या लगाओगे? ये कंपैरिजन करते वक्त जिनमें भी आप कंपैरिजन कर रहे हो, किसी एक में भी अगर साइड एटम के रूप में एफ है तो वहां ऑलवेज ईएन फैक्टर वर्क करता है। और ईएन फैक्टर देखोगे तो एफ की ईएन ज्यादा है, एच की ईएन कम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉन्ड एंगल जो है एफ का कम होगा, एच का ज्यादा होगा। ये बॉन्ड एंगल ऐसा आना चाहिए, क्योंकि ईएन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम होता है। आई बात समझ में? अब लिया आपने यहां पर H2O के साथ में Cl2 को कंपेयर करा। बताओ क्या H2 और Cl2 में, इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं आप, है ना। बताओ इन दोनों में H और Cl क्या कहीं भी F आ रहा है? हाँ, कहीं भी F नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो फिर क्या लगाओगे? साइज फैक्टर। क्या लगाओगे? साइज फैक्टर। साइज फैक्टर तब लगाना है जब F ना हो, और F हो तो ऑलवेज गोज फॉर ईएन फैक्टर। तो गो फॉर ईएन फैक्टर। तो यहां H और Cl में किसका साइज बड़ा है? Cl का। तो इसका एंगल ज्यादा होगा। अगर आप ये ऑर्डर देखोगे तो ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। आप देखो ये वाला ऑर्डर कहीं भी नहीं लिखा हुआ इन दोनों में से। आई बात समझ में, है ना। दोनों फैक्टर में ध्यान रखना, नोट का पॉइंट है ये। एफ अगर साइड एटम के रूप में आ रहा है तो ईएन फैक्टर से जाएगा, और एफ नहीं है साइड एटम के रूप में तो ऑलवेज कैसे? साइज फैक्टर से जाएगा, साइड एटम वाले फैक्टर्स के अंदर। कर लोगे इस तरह से, है ना। एक छोटा सा पॉइंट यहां पे देखो ध्यान से, क्या पॉइंट बोलता है? अगर मॉलिक्यूल के अंदर, इफ इन अ मॉलिक्यूल, ये लास्ट पॉइंट है बस, फिर आप फ्री हो, है ना। नहीं नहीं, ये लास्ट पॉइंट है, पढ़ा दूं और न्यू। इफ इन अ मॉलिक्यूल, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, दो तीन पॉइंट बता रहा हूं यहां पर, मतलब इसके सब पॉइंट है। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर 0 हो, सेंट्रल एटम पर, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन जो है वो सेम चल रहा हो, और साइड एटम सारे सेम हो, साइड एटम सारे सेम हो, ऑल साइड एटम सेम हो, अगर ये तीन कंडीशंस फॉलो होती हैं तो वहां पर बॉन्ड एंगल सारे सेम माने जाते हैं। सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं उस जगह पर। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने यहां पर, लेट सपोज पहला एग्जाम्पल लिया आपने यहां पर, देखो एग्जाम्पल लिया आपने यहां फर्स्ट वाला एग्जाम्पल में BF3 लिया आपने यहां पर, BCl3 लिया, BBr3 लिया और Bi3 लिया। इन चारों के अंदर देखो आप ध्यान से, BF3 में बोरोन का हाइब्रिडेशन क्या? sp2। इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या? sp2। इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या? sp2। इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या? sp2। क्या चारों का हाइब्रिडेशन सेम है? सेम है। क्या सबके अंदर लोन पेयर 0 है? बोरोन पे 0, यहां भी लोन पेयर 0, यहां भी लोन पेयर 0, यहां भी लोन पेयर 0 हो गया। क्या सारे साइड एटम सेम है? सारे साइड एटम सेम नहीं है, सेम है। आपको इन अ मॉलिक्यूल चेक करना है, नॉट विद इन अ मॉलिक्यूल। ये वाला फैक्टर जो है ना वो मॉलिक्यूल के अंदर जाएगा। तो आप देखो यहां सारे एफ है कि नहीं है, यहां सारे सीएल है कि नहीं है, यहां सारे बीआर है कि नहीं है, यहां सारे आइडिन है कि नहीं है। अगर एक ही मॉलिक्यूल में सारे साइड एटम सेम होते हैं तो ये फैक्टर लागू है। आपस में सेम हो जाए बहुत बढ़िया बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबके अंदर सीएल या सबके अंदर एफ होता तो बहुत बढ़िया बात है ना। लेकिन ऐसे पूछेगा भी क्यों? BF3 मजाक थोड़ी करेगा, ऐसे नहीं करेगा, फिर किसी चीज को तो वेरी करेगा ना। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल में सारे साइड एटम जो हैं वो सेम होते हैं, लोन पेयर 0 होता है, हाइब्रिडेशन सेम रहता है सभी का आपस में, तो ऐसे केस में बॉन्ड एंगल सारे सेम रहते हैं। इसमें आप इसका सेम होगा, इसका सेम होगा, इसका सेम होगा, इसका सेम होगा, और सबका कितना होगा?
120। सबका कितना होगा 120। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या आया sp2, ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, ये जब दिया जाता है तो वो क्या सोचते हैं, अरे सेंट्रल एटम तो सेम चल रहा है, साइड एटम वेरी कर रहा है। सर ने कहा था जो वेरी करे उसके हिसाब से आंसर लगा दो। तो साइड एटम वाले फैक्टर लगा देते हैं, ये वाले ईएन और साइज वाला, और उससे आंसर निकाल देते हैं। और बोलते हैं ऊपर से नीचे आ रहे थे सर, ईएन कम हो रही थी, साइज बढ़ रहा था, बॉन्ड एंगल बढ़ता चला गया। ऑर्डर कैसे निकाल देंगे, बढ़ते हुए क्रम, जो कि गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ये सारे फैक्टर्स जो है अपने ईएन वाला और साइज वाला लगाया है, वो फैक्टर लागू होता है तब जब लोन पेयर नॉट इक्वल टू जीरो हो। लोन पेयर नॉट इक्वल टू, लोन पेयर अगर जीरो है तो फिर वो फैक्टर लागू नहीं होते हैं, उसमें फिर आपको ये फैक्टर पे जाना पड़ता है। इसी का एक एग्जांपल और लिया आपने, BCl3, AlCl3 और GaCl3, इनकी बात करते हैं। इन तीनों में आप देखो, करें स्टार्ट, इन तीनों में देखो बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, क्या तीनों का हाइब्रिडेशन sp2 आएगा? बोलो ना, सुस्त मत हो। बोरोन बोरोन तीनों का हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp2। तीनों के अंदर साइड एटम क्या है, यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां तो तीनों में ही सेम है ना। तीनों के अंदर लोन पेयर जीरो है तो सबका हाइब्रिडेशन सेम, लोन पेयर सेम, तो सबका एंगल भी 120 सेम ही आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के हिसाब से कोई चेंज नहीं रहेगा। आई बात समझ में? एक लास्ट एग्जांपल, PO4-3 सल्फेट और परक्लोरेट, ये आपने चार एग्जांपल, ये तीन एग्जांपल लिए। क्या फॉस्फोरस का हाइब्रिडेशन sp3 है? अभी थोड़ी देर पहले भी निकाले थे। सल्फेट का भी, सल्फर का भी sp3, यहां भी sp3, चारों साइड सेम, चारों साइड सेम, चारों साइड सेम, लोन पेयर जीरो, लोन पेयर जीरो, लोन पेयर जीरो, तो सबका एंगल एग्जैक्टली सेम रहेगा। कितना? 109 डिग्री 28 मिनट का, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन है। आई बात समझ में, है ना? किसी के मन में डाउट तो नहीं आ रहा कि सर ये ऐसे कैसे, ऐसे ही देता, सिर्फ डायरेक्टली एक मॉलिक्यूल दिया था BF3, बोलता बताइए इसमें कितना बॉन्ड एंगल है, आप क्या बोलते? सिर्फ BF3 दिया उसने 120, कैसे बोलते? ऐसे बना के बोलते ये BF3 है सर, ये 120 का एंगल है, बोलो सही है। अगर BF3 ना देके उसने सिर्फ BCl3 दिया होता तो क्या बोलते? 120। सिर्फ BBr3 दिया होता तो क्या बोलते? और सिर्फ BI3 दिया होता तो क्या बोलते? तो फिर जब सबको साथ में दे देंगे तो अलग अलग हो जाएगा क्या? सेम ही तो रहेगा ना एंगल, तो एंगल थोड़ी चेंज हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए चलना, ये पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई बात समझ में? क्या करोगे? छापो, फटाफट छापो। बस थक गया? हाँ, मेरी क्लास लास्ट में ही होनी चाहिए ना? हाँ होनी चाहिए। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तो वो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ले रहा हूँ। हाँ, सब लेंगे। सब लेंगे क्लास लास्ट में। आने हो, कोई जल्दी स्टार्ट कर देता है, कोई लेट स्टार्ट करता है, लेकिन सब लेते हैं लास्ट वाली क्लास को, है ना? यही फायदा है लास्ट वाली क्लास का आप लोगों के लिए। हम्म, क्या चीज? चैप्टर कब खत्म करना है बताओ? नहीं, लेक्चर के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता, टाइम लगता है। बॉन्डिंग सबसे बड़ा चैप्टर है इनऑर्गेनिक का।